कल रात का निकला वो अब रात के 12 बजे अपने कमरे में दाखिल हुआ था। मुसलसल जागने से आंखें ऐसे थी जैसे जख्म हो गए, मगर ये जलन सिर्फ आंखों तक ही महदूद नहीं थी। ये तकलीफ तो पूरे वजूद पर आसेब की तरह तारी थी। बिना चेंज किए वो खड़े खड़े धड़ाम से गिरने के अंदाज में जूतों समेत बेड पर उल्टा लेट गया। कुछ देर यूं ही गायब दिमागी से लेटा रहा। आंखें अभी भी खुली थीं, जैसे अब कभी जिंदगी में बंद नहीं कर पाएगा उन्हें। दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक ने उसे मुतवज्जो किया। वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था उस वक्त। वो उस वक्त किसी का सामना नहीं करना चाहता था। उस वक्त वो किसी बाज पुरस के काबिल ना था। दस्तक फिर से हुई। बस नाचार उसने इजाज़त दी और सीधा होकर बैठ गया। मगर सामने खड़ी होती को देख वो पूरे कद से जैसे किसी ऊंची दीवार से गिरा। नज़रों का जाविया एक पल में बदला। ईशल को उसकी हालत देखकर तशवीश भी हुई और खौफ भी आया। वो तो कोई और ही लग रहा था। मुरझाया हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, सिल्वर ज़दा लिबास और लहू रंग आंखें, भींचे हुए होंठ। मेरा मतलब मुझे, जाओ यहाँ से। इससे पहले कि वो बात करती उसने दरमियान में टोक दिया, मैं शुक्रिया, सुना नहीं, जाओ यहाँ से। अब की बार वो बोला नहीं, धाड़ा था। ईशल की तो जान निकल गई उसको इतने गुस्से में देखकर। उसने सिर्फ सुना था उसके गुस्से और पागलपन के बारे में, मगर उसे कभी घर में इस तरह गुस्से में देखा नहीं था। नॉर्मल हालत में भी ईशल को उससे डर लगता था। वो तो सिर्फ शुक्रिया कहने आई थी, उसकी चोट के बारे में पूछने के लिए आई थी। वो कल से उसकी मुंतज़िर थी, मगर वो अब घर लौटा तो वो चली आई। उसे समझ नहीं आ रही थी उससे अब क्या गलती ऐसी हो गई है जिस पर वो यूं बरहम हुआ था। उनकी शुरू से कभी नहीं बनी, मगर उसने कभी इस कदर बदतमीज़ी भी नहीं की थी ईशल के साथ। मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा करने चली आई थी, वो आपकी चोट का पूछने। कर लिया शुक्रिया, जाओ अब यहाँ से। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं सबकी। मेरे ज़ख्मों के बारे में सोचकर हल्कान मत हो तुम। ये मेरे ज़ख्म हैं, इन्हें मैं खुद देख लूँगा। वो नज़रें सामने दीवार पर टिकाई ईशल को कोई अजनबी लगा था। इतना बड़ा बदलाव उसके अंदर क्यों कर पैदा हुआ वो समझ नहीं पा रही थी। वो उसे देखती उलझी खड़ी थी जब उरद शेर ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। दोबारा कोशिश करना कि मेरे सामने मत आओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा अपने साथ। वो उसे बाहर धकेलते ठक से दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर गया। वो कल से ख्वार हो रहा था, खुद से भाग रहा था, सबसे भाग रहा था। अब जो घर लौटा तो वही सबसे पहले चली आई उसके सामने, जिसके साए से भी फरार चाहता था वो। मारे तैश से उसका खुद पर जब्त खत्म हो रहा था। आईने में एक बार फिर वही मंजर उभरा तो उसने गुस्से से खोलते जोरदार पंच आईने पर मारा और वहाँ कई दरारें पड़ी और उसका हाथ भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। मगर उस पर तो कोई जैसे जनून सवार था। रूह पर लगे जख्मों के सामने ये जिस्मानी चोटें क्या थीं भला। पै दर पै वो ज़रबें लगा रहा था। हाथ से निकलता खून टूटे हुए आईने पर तेज़ी से फिसल कर नीचे गिर रहा था। जुरेज के फ़ोन करने पर मोमिन और अर्श ही आ सके थे। अभी तक तो उरद शेर आजकल वैसे ही जाने क्यों इतना संजीदा और गुमसुम सा था। दिल शेर ने माजरत कर ली थी कि वो अभी हवेली पहुंचा है, कुछ देर आराम करेगा, फिर उसकी शाम में मीटिंग भी थी। जाहिर शाह ने कुछ देर बाद फ्री होकर आने का बोला, सो वो गपशप लगाते जाहिर का इंतज़ार कर रहे थे। जब भी जायशा की नज़र उन पर पड़ी तो वो उधर ही चली आई। वो सब जाहिर के कज़न्स थे, वो जानती थी, बल्कि अच्छी खासी सलाम दुआ भी बढ़ा रखी थी उसने उन सब से। वो सब जाहिर के कज़न थे, वो जानती थी, बल्कि अच्छी खासी सलाम दुआ भी बढ़ा रखी थी उसने सबसे। बस एक वही सीधे मुंह बात नहीं करता था जिसके हवाले से वो उन सब के साथ राब्ता रखे हुए थी। सलाम भाभी माँ। वो तीनों एक साथ अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लंच करने के लिए आए थे, जबकि उनके तर्ज तखातुब पर वो हर बार की तरह खिलखिला कर हंस दी। आए बैठे आप भी हमारे साथ। जुरेज ने खुश दिली से उसे दावत दी। नहीं, बस आप लोगों को देखा तो चली आई, अब मैं चलूँगी, मेरी फ्रेंड्स वेट कर रही हैं, भाई भी आने वाले हैं। लेकिन चलें, आप जल्दी में हैं तो। मोमिन की आंखें दिखाने के बावजूद जुरेज बाज नहीं आया था। ओह, तो ये बात है। वैसे मुझे देखकर तुम लोगों का भाई गधे के सर के सींग की तरह गायब हो जाता है। वो अब आराम से सीट संभाल गई थी। इस लाइन में भाई को आपने गधा कहा या सींग, प्लीज़ क्लियर करें। जुरेज की गुलफशानी पर वो सब कहका लगाकर हंस दिए। आने दो ज़रा, तुम लोगों के भाई से ही पूछकर बता दूंगी। उसने एक अदा से बाल झटकते हुए उन्हें डराया। खुदा का खौफ करें, आपकी फेवर क्या हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें ही आंखें दिखाएं? अच्छा, तो तुम लोग इसलिए मेरा साथ दे रहे हो? उसने दांत पीसे। जाहिर है हम पहले अपना फ़ायदा देखते हैं, और यहाँ चूँकि सबका फ़ायदा है तो मेरे ख्याल में हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। बहुत जल्द कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जुरेज जाने किस जन्म के बदले ले रहा था जाहिर से। नॉट बैड आइडिया, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं जो तुम लोगों के साथ करूँगी ना, वो सोच है तुम लोगों की। उसने लगे हाथ धमकी भी दे डाली।
मोमिन यार, ज़ाहिर भाई क्या कम है जो ये भी बात बात पर हमें धमकियां देने लग जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो बाजी उल्टी पड़ जाए। ये बला भाई के साथ साथ हमारा जीना भी मुहाल कर देगी। जुरेज अब मोमिन के कान में खुसर फुसर कर रहा था। जब सामने नजर आते ज़ाहिर शाह मीर पर नज़र पड़ी तो शराफत से सीधा होकर अपनी जगह पर बैठा। ज़ाहिर सीधा उनकी तरफ बढ़ा, मगर सामने बैठी हस्ती को देख हलक तक कड़वा हुआ। उसने एक तगड़ी सी घूरी सब पर डाली। भाई आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। अर्श ने गड़बड़ाकर जल्दी से उसका ध्यान हटाना चाहा। बैठ जाएं, ये सब आपका वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से। बैठ जाएं, ये सब आपका वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से। अब वो डायरेक्ट उससे मुखातिब हुई। वो इतने लोगों के दरमियान कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, न अपने भाइयों के सामने किसी किस्म की बदमज़गी चाहता था। इसलिए कुछ शक कहने से परहेज़ करते नशे संभाल चुका था। ये लड़की जाने कौन सी ढीठ मिट्टी से बनी थी, गले में छछूंदर की तरह अटक गई थी ज़ाहिर शाह के। उसने संजीदगी से वेटर को इशारा किया। सबने अपना ऑर्डर नोट करवाया। मैम आप क्या लेंगी, वेटर ने उससे पूछा जो मेन्यू कार्ड पर नज़र दौड़ाते ज़ाहिर शाह को निहार रही थी। वेटर की आवाज़ पर जी भरकर बदमज़ा हुई। ये जो खाएंगे वही खाऊंगी मैं। इतनी दीदा दलेरी वही दिखा सकती थी ज़ाहिर शाह के सामने। ज़ाहिर ने उसे यूं देखा जैसे आंखों से खा जाएगा, जबकि वो ढिठाई के सारे रिकॉर्ड अपने नाम करती। हमेशा की तरह उसे देखकर मुस्कुराते एक आंख विंक करती। उसे उसके भाइयों की मौजूदगी में गड़बड़ाने पर मजबूर कर गए। उसका ये कारनामा सब मुलाहिजा कर चुके थे और अब बेसाख्ता फूटने वाली हंसी को काबू करने के चक्कर में थे, बल्कि लाल हो रहे थे। ज़ाहिर ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूरा तो वो जो कब से जब्त कर रहे थे कहका लगाकर हंस दिए। क्या तकलीफ़ है तुम लोगों को, उसने खतरनाक तासुरात लिए। अब बाकायदा उनको डपटा था। कुछ नहीं भाई, पब्लिक प्लेस पर अपनी दुर्गत नहीं बनवाना चाहते। सो शराफत का लिबादा ओढ़े अपने अपने खाने की तरफ वो मुतवज्जो हो गए। सद शुक्र के खाने के दौरान उसने ज़ाहिर मीर पर एहसान अजीम करते मजीद कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की थी। वो सबको खाने के बाद एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारे करते, इधर उधर के बहाने बनाते वहाँ से खिसक गए। और उनकी इस हरकत पर ज़ाहिर शाह मीर उन्हें अच्छे से सबक सिखाने का इरादा रखता था। तुम्हारे भाई अच्छे हैं और काफ़ी फ्रेंडली भी। तुम अपने भाइयों से कुछ खुश अखलाकी और जिंदा दिली उधार क्यों नहीं ले लेते, ताकि तुम भी कुछ अच्छे लगो। वो अब आराम से तबसरे के साथ मशवरे भी दे रही थी। ज़ाहिर शाह मीर सोच कर रह गया कि अभी वो उससे अच्छा नहीं लगता तो जान अजाब की हुई है उसने। अब अगर वो उसको अच्छा लगने लगा तो वो उसका क्या हाल करेगी। उसने सोच कर ही झुरझुरी ली। ये तुम सब बंद कब करोगी। जब वो बोला तो अंदाज वैसा ही संजीदा और सर था। तुम क्यों बस नहीं कर देते। देखो लड़की, लड़की नहीं ज़ायशा नाम है मेरा, ज़ायशा रहमान। उसने फ़ौरन तस्दीक की। जो भी नाम है, मगर एक बात अच्छे से सुन लो और इसे समझ भी लो। मेरी मुआशरे में एक इज़्ज़त है। मेरे भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं और आइडियल मानते हैं अपना। मगर तुम्हारी इस तरह की हरकतें मेरे कैरेक्टर पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं, मुझे मशकूक कर रही हैं। तुम्हें एहसास भी है कि अगर मीडिया को भिनक भी पड़ गई तो कैसे कैसे अफसाने बनेंगे। सारे ज़माने में हमारा नाम उछाला जाएगा। सौ बातें बनाएंगे लोग, कितनी बदनामी होगी। कुछ ख्याल है तुम्हें। जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है आन टपकती हो। ज़ाहिर को उसकी आज की हरकत पर शदीद गुस्सा था। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम लिया जाए, अगर ये बदनामी है ज़ाहिर शाह मीर, तो ये रुसवाई मुझे दिलो जान से कबूल है। शट अप, खबरदार जो मज़ीद कोई फजूल की डायलॉग बाजी की। तुम्हें फ़र्क ना पड़ता हो, नहीं पड़ता होगा, मगर मुझे पड़ता है, इसलिए आइंदा ख्याल रखना। वो कहकर रुका नहीं था। ईशल के साथ हुए वाक़ये को 15 दिन गुजर चुके थे। सब नॉर्मल था सिवाय उरद शेर के, और उसके रवैये में वाज़े तब्दीली आई थी। दिन तो पहले भी काम में गुजरता था सबका, मगर अब वो रात को भी कमी हवेली आता, कोई ना कोई बहाना करके फार्म हाउस पर रुक जाता। ये बात तकरीबन हर फर्द ने नोट की थी, क्योंकि वो लोग कभी भी एक दूसरे से बेखबर नहीं रहते थे। उस रात उरद शेर को इतने गुस्से में देखने के बाद ईशल उसे अच्छी खासी डर गई थी। अस्सलामुअलैकुम डैड, वो एक फ़ैसला करता सबसे पहले शामिर के ऑफिस आया था इजाज़त लेने। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ गायब हो, आजकल नज़र ही नहीं आते तुम। मैं नज़र नहीं आता, उसके बावजूद आप हम पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, और आपके बाद भाई ये ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वो खुशदिली से बोला, लहजे में ज़ाहिर के लिए मोहब्बत थी। एक वक्त था कि तुम सबके बाप भी मेरी इस आदत से कभी कभी आजिज़ आ जाते थे। मीर शाह पुराने दिन याद करते मुस्कुराए। खैर तुम बताओ, ड्यूटी के अलावा क्या मसरूफियात ढूंढ ली हैं जो आजकल हवेली आने का टाइम भी नहीं मिलता। हालांकि तुम सब जानते हो कि वक्त चाहे कितना भी बदल गया, हमारी हवेली के कुछ असूल आज भी नहीं बदले। सबको अपना काम निपटा कर रात को हवेली लाजमी पहुंचना होता है। जी डैड, मैं अच्छे से जानता हूँ, मगर आजकल बस अपार्टमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कोर्सेज़ और ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स को फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भेजा जा रहा है। मैंने सोचा मैं भी चला जाऊँ, इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। अगर आप परमिशन दें तो मैं भी अपना नाम दे दूँगा। वो सीधा मुद्दे पर आया। एहान से बात की तुमने इस सिलसिले में।
नहीं डैड, पहले आपके पास आया हूँ क्योंकि आप हम सब के लिए जो भी फैसला करते हैं हमारे पेरेंट्स को और हमें उस पर पूरा भरोसा है। ये तो तुम सबका प्यार है बेटा, और तुम लोगों के वालिदैन का बड़ापन है जो उन्होंने अपने और अपने बच्चों के मामले में मेरी राय को हुक्म का दर्जा दे रखा है। आप आपने ये सब अपनी अक्ल और दानिशमंदी से, मोहब्बत से, सबका ख्याल रख के अपने फ़राइज़ को बखूबी निभा कर मकाम हासिल किया है। आपका हक है डैड ये। थैंक्स माय सन। मैंने तो बस अपनी सी कोशिश की, बाकी सब ऊपर वाले का करम है। रही बात जाने की, तो देख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, अपने डैडी से बात कर लो। हो सकता है ख़वातीन कुछ मसाला करें। आखिर में वो कुछ मुस्कुराए। उनको हैंडल करना आपका काम है डैड। उसने पूरी धौंस जमाई। बहुत अच्छे भाई, मुझे फंसाकर खुद साइड पर हो जाओ। और ये बताओ कि वापसी कब होगी, कितना ड्यूरेशन है? जस्ट 3 मंथ्स की बात है डैड। ठीक है। तुम आज इस वक्त घर पर कैसे नजर आ रही हो? साहिरा ने उसे देखकर हैरत का इजहार किया। अंदाज सरासर बनावटी था। आप जहाँ जा रही हैं जाएं। हनी ने एक नज़र सामने खड़े अपने बाप की ताज़ा तरीन कमसिन बीवी के सजे संवरे रूप पर डाली। मैं तो मुर्तज़ा के साथ एक डिनर पर जा रही हूँ। जाने सिर्फ बताया गया था या कुछ जताया गया था, मगर हनी ने खास तवज्जो नहीं दी कि आबादी हो गई थी वो इस सब की। बचपन से ये तमाशे देखते आई थी। बाप बेटियों के लिए उनके सुपर हीरो होते हैं, जबकि उसका बाप ज़ीरो था, परले दर्जे का अय्याश, औरतें बदलने का शौकीन। यही वजह थी कि उसे मर्दों से सख्त नफरत थी। वो अब बोर हो रही थी अकेली बैठी। यही वजह थी कि उसे मर्दों से सख्त नफरत थी। वो अब बोर हो रही थी अकेली बैठी। आबरू पिछले कुछ दिनों से दुबई गई हुई थी। उसने सामने टेबल पर पड़ा मैगजीन उठा लिया और एमी बेदिली से वगरदानी कर रही थी। जब उसे किसी चेहरे का गुमान हुआ, उसने आंखें बंद करके खोली जैसे अपने होश में होने का यकीन कर रही हो। मगर वो गुमान नहीं, हकीकतन वही था। उसका कोई इंटरव्यू, उसकी तस्वीर के साथ उसका इंटरव्यू छपा था। असिस्टेंट कमिश्नर दिलशेर एहान। ओह, तो जनाब यहाँ के कमिश्नर हैं। पल में उसकी नज़रों में उस रात वाला मंजर घूम गया। कुछ अलग था उस बंदे में। अगर वो कहता था कि दिलशेर एहान हर मर्द की तरह नहीं, तो वो सही कहता था। दिलशेर एहान वाकई हर मर्द जैसा नहीं था। उसने जाने क्या सोचकर मोबाइल उठाया और उसका नाम लिखकर सर्च किया। फर्स्ट पे उसकी आईडी मिल गई। उसने प्रोफाइल ओपन की, मगर कुछ खास नहीं था। गिनती की चंद पिक्चर्स थी, वो भी कुछ लड़कों के साथ। शायद उसके भाई थे, कज़न थे या दोस्त। खैर, ये तो उसे पता नहीं था। सिर्फ प्रोफाइल पिक में वो अकेला था। स्याह कमीज शलवार में वो बेहद डैशिंग लग रहा था। हनी को फैसला करना मुश्किल लगा कि वो स्याह कमीज शलवार में ज़्यादा अच्छा लग रहा था या उस रात सफ़ेद कमीज शलवार में। खैर, उसने मैसेज का ऑप्शन क्लिक किया। कुछ देर गायब दिमागी से सोचती रही कि क्या मैसेज करे। 1-2 बार लिख कर मिटा दिया। सॉरी, मैं कुछ डिस्टर्ब थी इसलिए शायद कुछ बदतमीजी कर गई। और हाँ, शुक्रिया, तुम्हारा एहसान है मुझ पर। बिना कोई तारुफ और फॉर्मल बातों के उसने यही लिखकर सेंड कर दिया। उसका पहला तजर्बा था, सो इस मामले में बिल्कुल कोरी थी। जो समझ में आया लिख दिया। उस वक्त जाहिर शाह की सोचों का महवर उरद शेर की ज़ात ही थी। वो उलझन में था कि कौन सी ऐसी बात है जो उससे पोशीदा है, जो उरद शेर को डिस्टर्ब कर रही है। कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। जब मुलाजिम ने बताया कि जायशा बीबी काफ़ी देर से आई बैठी हैं। मैंने 2-3 बार कहा भी कि आप मसरूफ़ हैं, मगर वो बैठी हैं वहीं। अगर आप कहें तो अंदर भेज दूँ। काफ़ी दिनों बाद आज वो उसके ऑफिस आई थी। वो पिछले कुछ दिनों से अपने घर के मामलात में इतना उलझा था कि कभी गौर ही नहीं किया कि वो उसके ऑफिस आई भी है या नहीं। ना कॉल की उसने। खैर, वो पहले कौन सा दिलचस्पी लेता था उसमें जो उसकी गैर हाजिरी महसूस करता। ठीक है, भेज दो अंदर, बल्कि जब वो आया करे उसे फ़ौरन भेज दिया करो, क्योंकि मानती तो वो है नहीं। एमी बाहर मत बिठाया करो, सब आने जाने वाले नोट करते हैं। ओके सर, जैसे आप कहें। मैं आई कम इन सर? आज पहली बार वो दरवाजे पर खड़ी इजाज़त मांग रही थी, वरना धड़ल्ले से बिना पूछे अंदर चली आती थी। कम इन। उसने कुर्सी की पुश से टेक लगाते रिलैक्स अंदाज में बैठते इजाज़त दी। वो चुपचाप आकर सामने खड़ी हो गई। ज़ाहिर आंखें बंद किए कुर्सी से टेक लगाए उसी पोजीशन में था, मगर वो मुंतज़िर था कि यकीनन वो शिकवा करेगी, पत्थर दिलोने का इल्ज़ाम धरेगी, उसकी लापरवाही, उसकी बेरुखी पर तफसीलन रोशनी डालेगी। मगर दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। उसने अचंभे से आंखें खोली तो ऐन निगाहों के सामने वो उसे ही देख रही थी। एक पल को निगाहें मिली तो वो नज़रें चुरा गई। ये दिलचस्प था, बहुत अनजाना मगर लतीफ़ सा एहसास जगा था ज़ाहिर शाह मीर के अंदर। वो तड़ बोलने वाली, उस पर ज़बरदस्ती हक जताने वाली, जिसको वो नज़र भर के देखता नहीं था, मगर वो बराबर उस पर निगाह रखती थी। आज उसके देखने पर नज़र चुरा गई। कहाँ से क्लासें लेती रही हो इतने दिन? आज गुफ्तगू की शुरुआत ज़ाहिर मीर को करना पड़ी, वरना तो वो हमेशा ही चुप रहता था और वो बोलती थी। कौन सी क्लासें? सवाल के जवाब में उधर से भी सवाल आया।
मैनर्स और एटिकेट्स की क्लासेस आज तो हैरान ही कर रही हो। जाने कोई तंज था या वो सरसरी बात कर रहा था। आई हो तो बैठ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे सर में अच्छा खासा दर्द किए बगैर तो तुम वापस जा नहीं सकती। बताओ आज क्या बताने आई हो मुझे मेरे बारे में? मेरी कौन सी खूबियाँ ज़ेरे बहस आएंगी आज? वो बिना कुछ कहे नशे संभाल चुकी थी। क्या बात है, कोई परेशानी है? वो क्लाशनकोफ की तरह बोलने वाली यकसर खामोश थी आज। हैरत की बात थी, उसके सवाल के जवाब में उसने हज़ारों शिकवों से पुरांखों से उसे देखा, जैसे कह रही हो कि वाकई इतने बेखबर हो ज़ाहिर शामिर, तुम्हारी आंखें बगदाद की मानिद हैं, सोख्ता हाल और रंजीदा, लेकिन फिर भी जाजिब व पुरकशिश।